सो गाइज वेलकम बैक टू माई क्लो क्लासेज। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 सेशन के लिए फॉर्म निकले हुए हैं, अभी भरे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप का ही एक फॉर्म भरने वाले हैं डीएलएड स्टूडेंट से रिलेटेड। यूपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे वह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे कहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, किन गलतियों को करने से बचना है जिससे कि आपको स्कॉलरशिप लेने में कोई दिक्कत न हो। तो वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यूपी स्कॉलरशिप की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक कर आप डायरेक्ट इस स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट पोर्टल पर जाना होता है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। तब जब भी कोई हम नया फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद लॉगिन करना होता है। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए हम स्टूडेंट पोर्टल पर आते हैं और रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऑप्शन आ गए हैं, कुछ बॉक्सेस आ गए हैं। बॉक्सेस में कुछ हमारे लिंक है, किस पर हम क्लिक करें। अब देखो, प्री मैट्रिक का मतलब होता है 9th-10th। तो 9th-10th के जो बच्चे होते हैं प्री मैट्रिक पर क्लिक करते हैं। पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पर वे बच्चे क्लिक करते हैं जो 11th और 12th के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बाकी जो कोर्सेज बच जाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज, बीएड हो गया, बीटीसी डीएलएड हो गया, हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, एमए एमकॉम, जो भी हमारा डॉक्टरी वगैरह के कोर्सेज होते हैं मेडिकल वगैरह के, वे सब हमारे आ जाते हैं यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट में। तो हम इस ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे, क्योंकि हम भी एक यूनिवर्सिटी लेवल का ही कोर्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट के 3 ऑप्शन हैं। तो अगर आप हिंदू हैं, आपका जो धर्म है वो हिंदू है, और आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल है, एससी है या एसटी है, हिंदू आप हैं, एससी एसटी या फिर जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट पर। इसके अलावा अगर आप हिंदू हैं और आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, हिंदू ओबीसी स्टूडेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट पर। लेकिन अगर आप हिंदू नहीं है, हिंदू के अलावा आप कुछ भी हैं, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, कुछ भी हैं, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट पर। तो ये जो 2 बॉक्स हैं ये हिंदू स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जो हिंदू है। ये बॉक्स उनके लिए है जो हिंदू नहीं है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम में ओबीसी हैं तब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते हैं। अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर अपना फॉर्म भर लेते हैं, क्योंकि हम एससी एसटी या फिर जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट पर। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर आ जाता है। अब हमें अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भरनी होंगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए हमें क्या क्या, कहाँ पर क्या फिल करना है, किस ऑप्शन में किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, वह मैं आपको बता देता हूँ। बाकी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट निर्देश भी लिखे हुए हैं, इनकी जानकारी मैं आपको साथ साथ देता चलूंगा। सबसे पहले पॉइंट में हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस जिले में आप पढ़ रहे हैं, किस जिले में आपका कॉलेज है, वो कॉलेज वाला जिला लिखना है आपको, यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं उससे मतलब नहीं है, कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उससे मतलब है। तो उस जिले को हम यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड ऑप्शन है अपने कॉलेज का नाम, हमारे कॉलेज का क्या नाम है। अब देखो, एक नाम से कई कॉलेज आते हैं, आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं, एक नाम से कई कई कॉलेज आपको मिलेंगे। तो जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो आप अच्छे से सिलेक्ट कर लेना। अगर आप दूसरे नंबर बॉक्स में कॉलेज का नाम गलत सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोर्स नहीं मिलेगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे से पूछा जा रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है। 3 नंबर में हमें अपनी कैटेगरी फिल करनी है, एससी एसटी जनरल जो भी आपकी रहती है वही फिल कर लेना। ओबीसी यहाँ पर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ओबीसी का बॉक्स दूसरा रहता है। 4 नंबर बॉक्स में हमें अपना धर्म फिल करना है। अब हमारा धर्म हिंदू ही है, क्योंकि हिंदू के अलावा तो दूसरा बॉक्स था एक, तो यहाँ पर एक हिंदू ही आएगा। 5 नंबर बॉक्स में हमें अपना नाम फिल करना है, जो भी हमारा नाम 10th क्लास के सर्टिफिकेट में रहता है वो नाम आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में फिल कर सकते हैं। लड़कियों के मामले में एक दिक्कत रहती है यहाँ पर कि लड़कियों के नाम से पहले कुमारी लिखा हुआ होता है, तो वो कुमारी लिखना है या नहीं लिखना है, उस केस में आप आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड पे जो नाम लिखा है वो लिख सकते हैं। 6th नंबर बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको वो फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो पहले लगाइए और बाद में फॉर्म फिल करिए। 7th नंबर बॉक्स में आपके हाई स्कूल
पासिंग ईयर पूछा जा रहा है कि किस साल आपने हाई स्कूल पास की है। तो हमने अपनी हाई स्कूल 2018 में पास की है, वो हम यहाँ से फिल कर देते हैं। हाई स्कूल किस बोर्ड से आपने पास की है वो बोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, हम यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। जो 9 नंबर है वो हमसे कह रहा है कि हाई स्कूल का आपका रोल नंबर क्या है, वो आप लिखना होगा आपको। तो देखो, अगर आपके हाई स्कूल के रोल नंबर में कुछ भी ABCD करके था तो वो ABCD यहाँ पर आएगा, और जो न्यूमेरिक कैरेक्टर है, नंबर है, वे यहाँ पर आएंगे। जैसे मान लेते हैं आपके हाई स्कूल का रोल नंबर कुछ इस तरह से था, DF34M0, तो वो जो DF यहाँ पर आएगा, 34M0 यहाँ पर आएगा। इतना अंतर होता है इन दोनों बॉक्स में। लेकिन अगर आपके हाई स्कूल के रोल नंबर में कुछ भी अल्फा कैरेक्टर नहीं थे, ABCD बिल्कुल नहीं थी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपना रोल नंबर फिल कर दीजिए, उसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। 10 नंबर बॉक्स में और 11 नंबर बॉक्स में आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा, और वो पासवर्ड बनाकर यहाँ पर फिल करना होगा। पासवर्ड कैसे बनाना है उसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना पासवर्ड कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। कम से भी कम 6 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, 6 डिजिट आपकी मिनिमम होनी चाहिए, 6 से 12 चल जाता है। कम से भी कम एक बड़ी ABCD होनी चाहिए, कम से भी कम एक छोटी ABCD आपके पासवर्ड में होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इस तरह से, और कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर होने चाहिए। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने का सबसे आसान तरीका यही रहता है कि कोई नाम लिख लीजिए आप, उस नाम का पहला लेटर आप कैपिटल कर दीजिए, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाकर 1 2 3 4 करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो new@123 alpha-321 मुंबई डॉलर, या फिर आप एंड भी लगा सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। इस तरह से आप कोई भी अपना पासवर्ड बना लीजिए, और पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर 10 नंबर बॉक्स में और 11 नंबर बॉक्स में आप अपना पासवर्ड फिल कर लीजिए। हम भी अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल कर लेते हैं। हमने अपना पासवर्ड यहाँ पर और यहाँ पर फिल कर लिया है। पासवर्ड फिल करने के बाद एक बार आप कंफर्म कर लेना कि कुछ भी चीज़ गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलत होता है सही कर लेना उसे आप। अगर सब कुछ डिटेल आप देखते हैं कि सब कुछ डिटेल हमारी सही है, तो ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा, 345। फिल कर लेने के बाद जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे हम जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं, जो हमारा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाता है। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल करना होता है। जो भी आपके पास OTP आया है वो OTP आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है, 77463463। कैप्चा कोड फिल कर लिया हमने, अपना OTP फिल कर लिया है। उसके बाद सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर अब हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर हमारे सामने आ जाता है। ये हमारी रजिस्ट्रेशन की स्लिप है, यहाँ पर हमारी कुछ बेसिक सी डिटेल्स लिखी हुई होंगी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इस नंबर को आप कॉपी कर सकते हैं, कहीं पर नोट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन की स्लिप है, इसे आपको प्रिंट भी करना होता है। तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर आप इसे प्रिंट कर लीजिएगा, भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसकी। आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन अब हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए हम दोबारा यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करते हैं। अब हम यूपी स्कॉलरशिप की दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन हमने अब कर लिया है, अब हमारे पास ID पासवर्ड है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। फ्रेश लॉगिन हम करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर रहे हैं। सेकेंड ईयर में हम रिन्यूअल लॉगिन करेंगे, फर्स्ट ईयर में फ्रेश लॉगिन ही हमें करना होता है। तो फ्रेश लॉगिन पर हम जाते हैं और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर दैन स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर पर ही हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहीं पर हमारा लॉगिन होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। जैसे ही हम क्लिक करते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर पर, तो हमारे सामने हमारा लॉगिन का पेज आ जाता है। अब हमें यहाँ पर अपनी लॉगिन की डिटेल्स भरनी है और लॉगिन करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस ऑप्शन में हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, जो भी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा मिला है। मोबाइल नंबर, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक, वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर हमें 5 नंबर बॉक्स में अपना पासवर्ड भरना होगा, वो जो छोटा बड़ा करके हमने बनाया था वो हमें यहाँ पर फिल करना होगा। और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये सारी डिटेल्स हम भी अपनी फिल कर लेते हैं और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। सारी डिटेल्स हमने अपनी भर ली हैं। फिल करने के बाद सबमिट बटन पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने हमारे फॉर्म का मेन डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर हमारे कुछ स्टेप लिखे हुए हैं। जैसे जैसे हम ये स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे, ग्रीन टिक होता रहेगा। तो ये हमारे स्टेप रहते हैं यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म के, एक एक करके हमें सभी स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। सेम स्टेप हमारे यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। तो जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे, ये भी इस तरह से ग्रीन टिक होते जाएंगे।
जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ये ग्रीन होकर आ गया है, रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, ग्रीन टिक हो गया, रजिस्ट्रेशन की स्लिप हमने प्रिंट कर लिया, ये ग्रीन टिक हो गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई होंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह, कॉलेज का नाम, किस ज़िले में आप पढ़ते हैं, तो इस तरह से कुछ बेसिक डिटेल हमारी यहाँ पर भी लिखी हुई होंगी। तो ये हमारे स्टेप हैं, एक एक करके हमें सभी स्टेप अपने कंप्लीट करने होते हैं। तो ये स्टेप हमने कर दिया, अपने रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप भी हमने प्रिंट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। तो अब हमें अपने फॉर्म को डिजी लॉकर से सत्यापन करना है। इसके लिए हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, डिजी लॉकर से सत्यापन करें, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है, क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की कुछ डिटेल्स हमारे सामने आ जाती हैं। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल करना है। तो अब हमारे पास स्कॉलरशिप की तरफ से एक ओटीपी जाएगा, स्कॉलरशिप की वेबसाइट की तरफ से एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। हमने अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर लिया है। ओटीपी फिल कर लेने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है 58135, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद कंसेंट को साइन करते हैं, टिक करते हैं और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम डायरेक्ट डिजी लॉकर की वेबसाइट पर चले जाएंगे। अभी तक हम यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर थे, अब हम डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अब ना हमारे पास एक डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए। अगर हमारे पास पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट है तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। अगर हमारे पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है, डिजी लॉकर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, तो अगर हमारे पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करना होगा। साइन अप पर क्लिक कर हमें अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह फिल करना होगा और एक 6 अंकों का पिन बनाना होगा, 6 अंकों का पिन बनाना होता है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं साइन अप कर। हमारे पास पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। हमने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे से अब 6 अंकों का एक सिक्योरिटी पिन पूछा जा रहा है। तो जब डिजी लॉकर का आप अकाउंट बनाते हैं तो एक 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन आपको बनाना पड़ता है। वो जो भी पिन होता है उसे आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर से एक से ज़्यादा आधार कार्ड लिंक होंगे तो उनके नाम आ जाएंगे यहाँ पर, सभी के जो भी आपका नाम होगा उस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करते हैं एक ओटीपी हमारे नंबर पर चला जाता है। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना होता है। जो भी आपका ओटीपी है वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। हमने अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं इस तरह से एक कंसेंट साइन करने के लिए हमसे कहा जाएगा कि आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट को ये सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं डिजी लॉकर की तरफ से। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ते हैं, डायरेक्ट अलाउ कर देते हैं। हमने अलाउ पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर हमारा फोटो रहता है और यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स रहती है। हम यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ सकते, डायरेक्ट हमें वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। हम वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारे फॉर्म का मेन डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स और एक्स्ट्रा ऐड हो गई होंगी, जन्मतिथि वगैरह, पापा का नाम वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो गया होगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा ये जो डिजी लॉकर से सत्यापन करें यह भी ग्रीन टिक हो गया है, मतलब यह स्टेप भी हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। अब इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एक फॉर्म खुल जाता है। ये फॉर्म हमें पूरा कंप्लीट करना है। ये इस फॉर्म के स्टेप हैं, कुछ बाकी आगे भी स्टेप हैं, ये स्टेप भी हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो हमें अपनी शैक्षणिक की डिटेल देनी है, निजी डिटेल देनी है, शुल्क संबंधी देनी है, गत वर्ष संबंधी डिटेल देनी है। बैंक की डिटेल हमें नहीं देनी होती क्योंकि बैंक की डिटेल हमसे नहीं पूछी जा रही है आजकल। आधार कार्ड हमारा जिस भी बैंक अकाउंट में लगा हुआ होगा उसमें हमारा पैसा डायरेक्ट चला जाता है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म की बात कर लेते हैं, क्या है, किस ऑप्शन में आपको क्या भरना है। थोड़ा ध्यान से भरना क्योंकि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं।
सबसे पहले हम शैक्षणिक टैब पर हैं और हमारा पहला नंबर है पाठ्यक्रम का प्रकार। तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है स्ववित्त पोषित, एक आता है नियमित। अगर आप सरकारी डीएलएड कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर नियमित सेलेक्ट करना है, अगर आप प्राइवेट डीएलएड कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर स्ववित्त पोषित सेलेक्ट करना है। बाकी कुछ कॉलेज वाले खुद भी अपना सेलेक्ट कर देते हैं, तो अगर नहीं खुलता ये ऑप्शन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। 2 नंबर की बात करते हैं पाठ्यक्रम के नाम की। पाठ्यक्रम का क्या नाम है हमारा, तो सेलेक्ट कोर्स। पहले ये सिलेक्ट कोर्स नहीं हो रहा था, अब होने लगा। तो आपको यहाँ से डीएलएड ढूंढना है, कहीं पर डीएलएड लिखा हुआ होगा, डीएलएड या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कुछ भी लिखा हुआ हो आपको यहाँ से वो ढूंढना है। हमने अपना डीएलएड ढूंढ लिया कि हमारा डीएलएड लिखा हुआ है। अब वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, डीएलएड में कोई ब्रांच नहीं होता तो सीधा हमें डीएलएड ही सेलेक्ट करना होता है, एजुकेशन से ही होती है डीएलएड हमारी। तो पाठ्यक्रम का वर्ष व अवधि, 4 नंबर बॉक्स की बात कर लेते हैं अपने। पाठ्यक्रम का वर्ष व अवधि, तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 2 वर्ष का है और हम फर्स्ट ईयर में है, तो इसे हमें नहीं छेड़ना होता। 5 नंबर की बात करते हैं, क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, तब हमें नो करना है, यहाँ पर नो करना होता है हमें। लेटरल एंट्री में डायरेक्ट हमारा सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, तो डीएलएड में ये नहीं होता। 6 नंबर बॉक्स की बात करते हैं आवासीय या फिर दिवा छात्र की। तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आवासीय छात्र व दिवा छात्र। आवासीय छात्र तो वे बच्चे होते हैं जो अपने कॉलेज के ही हॉस्टल में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में वे पढ़ रहे हैं उसी के हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो उनके हॉस्टल की फीस भी आती है, उस कंडीशन में वे आवासीय छात्र पर क्लिक करते हैं। लेकिन जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं या बाहर से कोई रूम किराए पर लेकर पढ़ रहे हैं या उसमें रहकर, तो वे सभी दिवा छात्र सेलेक्ट करेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पर दिवा छात्र ही सेलेक्ट करना होता है। 7 नंबर की बात करते हैं वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश स्थिति। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर में, जब डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है, इस साल एडमिशन किस तारीख को लिया है वो तारीख आपको यहाँ पर फिल करनी है, स्लैश करके फिल करनी होती है इस तरह से। अब देखो यहाँ पर आप कौन सी डेट डालें ये भी एक कन्फ्यूजन हो जाती है, कौन सी डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप फीस देते हैं अपनी 31,000 करके, या फिर अपने कॉलेज में कुछ फीस जमा करते हैं जो आप अपने कॉलेज में जमा करते हैं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, तो उसकी एक स्लिप मिलती है आपको, वो स्लिप वाली डेट आप यहाँ पर लिख देना। उस स्लिप को हम अपने फॉर्म के साथ भी लगा देंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस तारीख को हमने फीस जमा किया, तो हमारा एडमिशन की डेट ये है। 8 नंबर की बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि। तो फर्स्ट ईयर ही है हमारा अभी भी, 7 नंबर और 8 नंबर में फर्स्ट ईयर में सेम डेट रहती है। 9 नंबर हम खाली छोड़ देते हैं, फर्स्ट ईयर में हमें यहाँ पर कुछ भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 10 नंबर की बात करते हैं हमारा विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आता है, तो SCRT आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगी, आपको यहाँ पर कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। 11 नंबर की बात कर लेते हैं, क्या आपका जो प्रवेश हुआ है डीएलएड में वो 12th क्लास के नंबरों की मेरिट लगी थी, उस मेरिट के आधार पर हुआ है। तो जनरली सिंपल 12th क्लास की हमारी मेरिट नहीं लगती है, तो टोटल मिलाकर लगती है, तो ओनली 12th क्लास की मेरिट के आधार पर हमारा एडमिशन नहीं हुआ, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है ऑप्शन। 12th नंबर की बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की पात्रता की। तो हमारा पाठ्यक्रम की क्या पात्रता है, देखो हम 12 जो डीएलएड करते हैं वो करते हैं ग्रेजुएशन बेस पे, तो हमें यहाँ पर अपना स्नातक लिखना होता है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन बेस पर अपने डीएलएड कर रहे हैं। अब देखो एक बॉक्स यहाँ पर और खुल के आ गया पाठ्यक्रम की पात्रता में ही, जैसे हमने स्नातक सेलेक्ट किया, ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया, तो एक बॉक्स यहाँ पर हमारा खुल के आ गया। अब हमें यहाँ पर वो फिल करना है जो हमने ग्रेजुएशन में किया हुआ है, बीए की हुई है, बीएससी किया हुआ है, जो भी हमने किया हुआ है, इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो हम यहाँ पर अपना बीए फिल कर लेते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बाकी आपका जो भी कोर्स रहता है वो आप यहाँ पर फिल कर लेना, टाइप करना होता है। अब 13 नंबर की बात करते हैं कि क्या आपका डीएलएड में एडमिशन किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ है। तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं होता, इसे हम नो ही कर देते हैं। तब हमारा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है तो हमें यहाँ पर अपना एंट्रेंस एग्जाम का वो टाइप सेलेक्ट करना होता है, क्या नाम था उस एंट्रेंस एग्जाम का। यहाँ पर हमें काउंसलिंग नंबर वगैरह, अपनी रैंकिंग वगैरह और पेपर में कितने नंबर आए हैं वो सब डिटेल भरनी होती है, लेकिन हमने यहाँ पर नो कर दिया तो हमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अब 19 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर हमें अपनी क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स भरनी होगी कि हमें हमारे कितने नंबर अब तक हमें मिले हैं, किस कोर्स में, किस क्लास में। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन है या फिर 10th वगैरह है, 12th है, किसी में भी आपको CGPA मिला है तो CGPA को नंबर में कन्वर्ट करना होगा, आपको नंबर में कन्वर्ट कर यहाँ पर फिल करना होगा।
सबसे पहले हम अपने हाई स्कूल की डिटेल फिल कर लेते हैं। हाई स्कूल हमने कब पास किया? 2018 में पास की थी हमने। पूर्णांक कितने नंबरों में से हमें नंबर मिले हैं? 600 में से नंबर मिले हैं। कितने मिले हैं? हमें 300 नंबर मिले हैं। कितना प्रतिशत हमारा बन जाता है? 50% बन जाता है। और बोर्ड का हमारे नाम क्या रहता है? वो रहता है यूपी बोर्ड। तो यूपी बोर्ड से हमने की है। ये डिटेल इस तरह से आपको भरनी होती है। अब इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं। 12th क्लास हमने कब पास की है? 2020 में पास की है। कितने नंबरों में से हमें नंबर मिले हैं? 500 में से मिले हैं। कितने नंबर हमारे आए हैं? 400 आए हैं। कितना प्रतिशत हमारा बन जाता है? 80%। और हमारे बोर्ड का क्या नाम रहता है? यूपी बोर्ड। अब हम अपनी ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन हमने कब पास की? 2023 में पास की। कितने नंबरों में से हमें नंबर मिले? यहाँ पर आपको टोटल मिलाकर फिल करने होते हैं, तीनों सालों के टोटल मिलाकर फिल करने होते हैं। मान लेते हैं हमें 1600 में से नंबर मिले हैं। कितने नंबर हमें मिले हैं? 800 हमें नंबर मिले हैं। तो कितना प्रतिशत हमारा बन जाता है? 50% यहाँ पर बन जाता है। यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से हमने अपनी ग्रेजुएशन की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर ऐसे टाइप करना होगा। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आप ऐसे टाइप कर देना, यूनिवर्सिटी का नाम। टाइप करने के बाद एक बार अपनी साइड डिटेल देख लेना आप, क्या साइड डिटेल जो हमने भरी है वो सही भरी है, कुछ गलती तो नहीं कर दी है। अगर साइड डिटेल सही है तो ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हमें यहाँ पर फिल करना होता है। फिल करने के बाद इस कंसेंट को साइन करना है, टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो शैक्षणिक वाला है ये अभी देखो ग्रीन टिक हो गया। अब शैक्षणिक वाला ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपनी निजी जानकारी देनी है, कुछ पर्सनल डिटेल देनी है। पहले नंबर में हमें अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। स्थायी पता हमारा क्या है? परमानेंट एड्रेस, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर है, डोमिसाइल पर है, वो एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है उसे ऊपर वाले बॉक्स में आप ऐसे फिल कर लेना। विलेज ये, पोस्ट ये, डिस्ट्रिक्ट ये, उत्तर प्रदेश, इस तरह से जो भी आपका एड्रेस रहता है। और नीचे वाले बॉक्स में आपका जो पिन रहता है वो पिन आप फिल कर सकते हैं। 2 नंबर में आपको अपना करंट एड्रेस फिल करना है, पत्र व्यवहार का पता जहाँ पर अब आप रह रहे हैं। अगर आपका ये वाला और ये वाला सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। 3 नंबर बॉक्स में आपको अपने राशन कार्ड या परिवार आईडी अगर आपके पास कोई है उसका नंबर फिल करना है। मम्मी या पापा का राशन कार्ड होता है उसका नंबर फिल कर देना, अगर नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं आप। 4 नंबर बॉक्स दिव्यांगता के बारे में, अगर आप दिव्यांग है तो उसके बारे में सिलेक्ट करेंगे किस प्रकार के दिव्यांग है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। 5 नंबर बॉक्स ये SC ST के कैंडिडेट बच्चों के लिए खुलेगा, जो SC ST के स्टूडेंट है उनके लिए खुलेगा, कैटेगरी वाले। जो SC ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये खुलेगा। जनरल और OBC में ये नहीं आता ऑरेंज कलर वाला बॉक्स। यहाँ पर क्या फिल करना होता है कि आपके पापा पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, माता पढ़ी लिखी हैं, तो घर की स्थिति क्या है, ये चीज़ें आपको कुछ यहाँ पर फिल करनी होती हैं। हल्का से ये बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको फिल करना है कि आपके पापा साक्षर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। हाँ, हमारे पापा साक्षर हैं, पिता साक्षर हैं। तो आपके पिता कितने पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़ा हुआ है, कितनी पढ़ाई की हुई है उन्होंने, तो वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक इसी प्रकार क्या आपकी माता साक्षर हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्या कोर्स किया हुआ है उन्होंने, वो सेलेक्ट कर लेना। क्या आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, घर कच्चा है आपका, तो इस तरह की कुछ यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, एक बार इन्हें पढ़ लेना, टिक कर देना। अगर खाली भी छोड़ देते हैं तो भी फॉर्म आगे आगे बढ़ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है, इस कंसेंट को साइन करना है और अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं हमारा निजी भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन देखो हमारा बैंक भी कंप्लीट हो गया। बैंक की डिटेल हमें नहीं फिल करनी, क्यों नहीं करनी? हमारा आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लगा होता है, तब जिस भी बैंक में हमारा आधार कार्ड लगा हुआ है उसमें हमारा पैसा अपने आप आ जाएगा। तो आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में हमारा पैसा आ जाएगा। अगर हमारा आधार कार्ड एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में लगा हुआ है तो किसी में भी आ सकता है, फिक्स नहीं है किस में आएगा, लेकिन आ जाएगा, किसी ना किसी में आ जाएगा। शुल्क संबंधित, अब हमें यहाँ पर अपनी फीस फिल करनी है। कितनी फीस हमें मिलेगी स्कॉलरशिप के थ्रू, हमारी फ़ीस कितनी रहती है वो आप अपने कॉलेज में पता कर लेना कि आपको कितनी फ़ीस फिल करनी है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग रहती है, तो जितनी आप जमा करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी होती है। मान लेते हैं हमारी 41,000 है, हम यहाँ पर 41,000 फिल कर देते हैं। जो ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है ये आप अपने कॉलेज में कन्फर्म जरूर करना एक बार। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और
टिक कर देते हैं यहाँ पर और अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें अपनी लास्ट ईयर की डिटेल्स फिल करनी होगी, हमारा शुल्क संबंधी भी टिक होके आ जाएगा। अब लास्ट ईयर की डिटेल्स हम फिल करेंगे कि पिछले साल हमने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है। तो ग्रेजुएशन में हमें जो नंबर वगैरह अपने फिल करने हैं तीनों साल के मिलाकर फिल करने होते हैं। पहला नंबर बॉक्स हमसे कह रहा है कि परीक्षा बल कितना है आपका, कैसा है, पास है या क्या है, तो पास ही है हमारा। गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली क्या थी, सेमेस्टर वाइज थी या साल में पेपर होते थे, तो वार्षिक प्रणाली थी या सेमेस्टर प्रणाली थी, तो हमारी सेमेस्टर प्रणाली थी ग्रेजुएशन में। गत वर्ष की अंक प्रणाली कैसी थी, अगर आपको नंबर मिलते थे तो अंक प्रणाली सिलेक्ट करना, सीजीपीए मिलता था, एसजीपीए मिलता था, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद सिलेक्ट कर लेना। हमारी अंक प्रणाली थी। अगर सीजीपीए वगैरह मिलता था तो सीजीपीए को नंबर में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब 4 नंबर बॉक्स की बात कर लेते हैं, आपका प्राप्तांक कितना है। जो अपने लास्ट ईयर आपने क्या किया हुआ, ग्रेजुएशन की है, तो ग्रेजुएशन में आपको टोटल कितने नंबर मिले हैं, तब हमें 800 नंबर मिले हैं, तो हम 800 नंबर फिल कर लेते हैं। गत वर्ष का पूर्णांक कितने में से नंबर मिले हैं, कितने में से हमें नंबर मिले हैं, हमें मिले हैं 1600 में से, तो हमारा परसेंटेज 50% अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। शिक्षण संस्थान का नाम, अपने कॉलेज का नाम, जो हमारे कॉलेज का नाम है जिससे हमने अपनी ग्रेजुएशन की है, वो कॉलेज का नेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ऐसे टाइप करना होगा कि जो भी आपके कॉलेज था जिससे आपने ग्रेजुएशन किया, वो कॉलेज का नाम आपको ऐसे टाइप करना होगा। करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे आपको यहाँ पर फिल करना होगा 695 और यहाँ पर टिक कर अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसे डिटेल्स आ जाएंगे। तो जैसे हम अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक मैसेज आ जाता है कि अब आपके द्वारा जो भी डिटेल भरी जानी थी वे सही तरह से भरी जा चुकी हैं, प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। अब आपको फ़ोटो अपलोड करना है, लेकिन फ़ोटो हमें अपलोड नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता, हमारा आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वह अपने आप ही वेबसाइट हमारी एक्सेस कर लेगी, जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट है। तो अब हमें क्या करना है, फिर ये जो होम बटन है इस पर क्लिक करना है। जैसे हम होम बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का मेन डैशबोर्ड हमारा खुल जाता है। अब अगर इस डैशबोर्ड की हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो ही गया था, लेकिन ये जो स्टेप 2 है एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म भी हमने भर लिया है। लेकिन स्टेप 3 अपलोड डॉक्यूमेंट, ये भी हमारा अपने आप ही कंप्लीट हो गया है, फोटो वाला है ये अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया है, डिजी लॉकर सत्यापन हमने कर लिया था, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ये बॉक्स भी हमारा अब टिक हो गया है, मतलब हमने आवेदन पत्र भर लिया है। लेकिन फोटो प्रपत्र अपलोड करें, यह भी हमारा अब टिक हो गया है, क्योंकि हमें फ़ोटो अपलोड नहीं करना होता अपना। डिजी लॉकर से हमारा फ़ोटो आधार कार्ड वाला डायरेक्ट हमारी यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। अगर हमारे फॉर्म में कोई भी गलती है तो हम आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं और अपने सबमिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। अब हमें क्या करना है, अपने आय की और जाति की डिटेल्स भरनी है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तब तो आपको अपने आय की डिटेल भरेंगे खाली आप, लेकिन अगर आप SC ST से हैं, OBC से हैं, तब आपको अपनी जाति की भी डिटेल भरनी होंगी। तो मैं यहाँ पर आय जाति दोनों की भरकर आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे भरनी होती है। तो उसके लिए हम आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स होंगी, यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, वे आय वाली। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तब देखो हमें यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स भरनी होगी। तो आय प्रमाण पत्र की हमारी जो आवेदन फॉर्म संख्या है वो तो हमें यहाँ भरनी होगी, और आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ भरना होगा। तो आवेदन फॉर्म संख्या तो बड़ी होती है, बड़ी वाली जो नंबर है वो हम यहाँ पर भरेंगे और छोटे वाला नंबर यहाँ पर भरेंगे। हमने अपनी आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक भर लिया है। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर फिल करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसी डिटेल्स आएंगी। थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारे इनकम सर्टिफिकेट की सभी डिटेल्स लिखी हुई होगी कि कहाँ से इशू है, कब इशू है, क्या नंबर है, कितनी फैमिली एनुअल इनकम है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अगर हमारा आय प्रमाण पत्र सही है, सारी डिटेल्स मैच कर रही हैं, तब हम यहाँ से वेरीफाई इनकम डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं कि हमारी सारी डिटेल्स सही हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर। अब हमसे हमारे जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आपका जाति प्रमाण पत्र क्या है। तो ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र मिलान सफल।
अब ये हमारा हो गया है। अब हमसे जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स पूछी जाएंगी। ये हमारे जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या क्या है, ठीक इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है, उपजाति क्या है हमारी, तो वो सब डिटेल्स हमें अपनी यहाँ पर फिल करनी होंगी। आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक हमने अपना भर लिया है। उसके बाद उपजाति की बात करते हैं। जो भी आपकी उपजाति होती है वो उपजाति आप यहाँ से फिल कर लेना। जो भी आपकी उपजाति है, जो भी है रहने वाली है, वो आप अपनी खुद फिल कर लेना। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर फिल करते हैं 487 और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने हमारे कास्ट सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि हमारी सब कास्ट क्या है, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, वगैरह वगैरह। अगर ये सारी डिटेल्स सही हैं तब हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है वेरीफाई कास्ट डिटेल्स। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वेरीफाई कास्ट डिटेल पर और देखते हैं क्या होता है। अब हमारे सामने हमारा फॉर्म का मेन डैशबोर्ड आ गया है। इसका मतलब क्या है, हमारी कास्ट डिटेल्स भी वेरीफाई हो गई हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो 4th स्टेप है कास्ट इनकम सर्टिफिकेट वाला, इस पर भी ग्रीन आ गया है और यहाँ पर भी आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इस पर भी ग्रीन टिक हो गया है। अब हमें प्रमाणीकरण हेतु अपना आधार नंबर डालना है, अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब ये हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन का पेज खुल गया है। यहाँ पर कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स खुल रही होंगी, आपके सामने आ गई होंगी। मैं इन चीज़ों को हाइड कर दूंगा। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद देखते हैं क्या क्या है इसमें। थोड़ा नीचे आने के बाद हमारे सामने एक नोट आया है कि आपके पास आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के 3 चांस हैं और आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन के 3 चांस हैं। तो 3 ही चांस मिलेंगे आपको, अच्छे से आपको कर लेना है ये। अगर 3 चांस में आप नहीं कर पाते तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना होगा, फॉर्म दोबारा भरना होगा, ये सारी चीज़ आपको दोबारा यहाँ पर आना होगा और फिर 3 चांस मिलेंगे। तो देख लेना आप इसको ध्यान से। आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन होता है एक, और एक होता है आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन। तो आधार कार्ड के 2 ऑथेंटिकेशन होते हैं और दोनों ही हमें करने होते हैं। यहाँ पर आपका नाम लिख रहा होगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रही होगी। यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने आधार नंबर डालना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 3 नंबर बॉक्स में, यहाँ पर भी 4 नंबर बॉक्स में, यहाँ पर भी आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालना है। हम यहाँ पर और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देते हैं। हमने अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लिया है और इसको टिक करते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया हुआ है। इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल करना है। हम इसे यहाँ पर फिल कर लेते हैं 81424 और वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं। अब हम वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के साथ ही हमारा आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन भी हो गया है। तो देखो आधार कार्ड में भी इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। पहले ओटीपी वगैरह भी आता था, लेकिन जैसे ही हमने अपना आधार कार्ड नंबर फिल किया है तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन अपने आप ही हो गया है। ये भी हमारा डिजी लॉकर से ही हो गया है। तो ये भी हमारा डिजी लॉकर से कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार का आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करना थोड़ा आसान है। इस बार जो हम फॉर्म भर रहे हैं 2023-24 सेशन के लिए, वो आसान है। हर साल ये आधार ऑथेंटिकेशन होता ही नहीं था, तो ये टफ पड़ता था। इस बार तो काफ़ी आसान है, अपने आप ही हमारा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट है हमारा NPCI सत्यापन हेतु। तो ये अपने आप ही ग्रीन टिक करके आ गया है। यहाँ पर NPCI की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस पर आपका डेटा होता है, तो आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पर होती हैं। तो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट उस NPCI की वेबसाइट से डेटा आपका लेती है। अगर आपका डेटा मिल जाता है तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, अपने आप ही आ जाता है फॉर्म भरने के साथ ही। देखो मैं ये फॉर्म भर ही रहा हूँ और ये अपने आप यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है। अगर ये ग्रीन टिक नहीं आता है तब हमें क्या करना है, हमें गूगल पर NPCI सर्च करना है। NPCI हम लिख देते हैं तो NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये NPCI का हमारा मेन डैशबोर्ड आ जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। हम कंज्यूमर है तो कंज्यूमर पर हम क्लिक करेंगे और भारत आधार सीडिंग, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है BASE, इस पर हमें क्लिक करना होता है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा, आधार मैपिंग स्टेटस। अब हमारा आधार कार्ड NPCI की वेबसाइट के साथ मैप है या नहीं है, उसकी डिटेल्स हमें मिलेंगी। उसके लिए हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना होगा।
हमने अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लिया है, कैप्चा कोड फिल कर लिया है। अब चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ओटीपी वाला ऑप्शन आ जाता है। हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी गया होगा। अब उस ओटीपी को हम चेक करते हैं। जो भी ओटीपी हमारे पास गया है उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा आधार कार्ड की कुछ डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि आपका मैपिंग स्टेटस क्या है, एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर ये एक्टिव है तब तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। एनपीसीआई सत्यापन हेतु अपने आप ग्रीन टिक आ जाएगा। अगर ये इनएक्टिव है, यहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ है, एक्टिव नहीं लिखा हुआ है, या फिर ऐसा आ जाता है कि नो डेटा फाउंड फॉर योर आधार कार्ड, कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है, तब आपको क्या करना है, इसे एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए एक वीडियो मैंने बनाई हुई है एनपीसीआई वाली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर इसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही एक्टिव हो जाता है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर ग्रीन टिक अपने आप आ जाता है। तो एनपीसीआई वाला भी हुआ कि एनपीसीआई से ग्रीन टिक आपको कैसे लाना है अगर नहीं आता है। तो देखो क्या होता है, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट थोड़े थोड़े दिन के बाद एनपीसीआई से आपका डेटा लेती रहती है। जैसे ही आप इसे एक्टिव कर देते हैं, इस स्टेटस को अगर आपने एक्टिव कर दिया तो जब भी यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट एनपीसीआई की वेबसाइट से आपका डेटा लेगी, उसे डेटा मिल जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु। देखो इस ऑप्शन में क्या होता है, ये उनके लिए है जो बच्चे सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, 10th क्लास जिन्होंने सीबीएसई से पास किया है। अब मैंने यूपी बोर्ड डाला है इस फॉर्म में तो ये अपने आप ग्रीन टिक हो गया। लेकिन अगर मैं यूपी बोर्ड नहीं डालता, सीबीएसई डालता, तो मैं यहाँ पर मुझे सीबीएसई का रोल नंबर वगैरह फिल करना होता, कब मैंने 10th क्लास पास की है, रोल नंबर क्या वगैरह वगैरह में डिटेल्स फिल करनी होती, तब ये ग्रीन टिक अपने आप हो जाता। तो ये सीबीएसई वालों के लिए है। इसके अलावा अगर सीबीएसई स्टूडेंट्स का भी ये अपने आप ग्रीन टिक होके आ जाता है तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो गई। बाकी ये हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया, सब स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है यहाँ पर जांच हेतु प्रिंट करें। जांच हेतु प्रिंट करने पर हम क्लिक कर अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा, इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। जांच हेतु प्रिंट करे पर अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा फॉर्म खुल जाता है। एक तरह से कह सकते हैं रो फाइल खुल जाती है हमारे फॉर्म की। यहाँ पर हमारा फोटो आ जाता है। अगर फोटो नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोटो आधार कार्ड से एक्सेस किया हुआ है उन्होंने, तो फोटो हम चेंज नहीं कर सकते, न अपलोड कर सकते। तो यहाँ पर हमारी डिटेल्स होंगी सारे फॉर्म की, मैंने हाइड कर दी होंगी क्योंकि मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता आपके सामने, किसी का फॉर्म ही है बच्चे का। तो इस फॉर्म की छाप की तारीख देख सकते हैं आप, 16 दिसंबर 2023 है, इसी सेशन का ये फॉर्म है। प्रिंट दिस पेज पर क्लिक कर आप अपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। अगर आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेते हैं तो उस फॉर्म को, जो प्रिंटेड फॉर्म है, उसे आपको अपने कॉलेज में लेकर जाना होता है। यह फॉर्म अपने कॉलेज में ले जाने के बाद अपने टीचर्स को दिखाना और उन्हें बताना कि सर इस फॉर्म में कोई कमी हो तो बता दीजिए हमें कहाँ कमी है। मैं आपको बता देंगे कि आपके इस फॉर्म में यहाँ पर कमी है। जहाँ पर कमी हो उस कमी को आपको ठीक करने के लिए यहाँ से बैक पर क्लिक करना होगा। तो बैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। जहाँ जहाँ आपके फॉर्म में कमी बताएं आपके टीचर, आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर अपने आवेदन पत्र को आपको संशोधित करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ से दोबारा प्रिंट करना है, जांच हेतु प्रिंट करें, फिर उन्हें दिखाना है। अगर कुछ गलती मिलती है तो फिर यहाँ से संशोधित करना है और फिर सबमिट कर फिर प्रिंट कर ले जाना है। जब आपके जो टीचर हैं वे आपको बता दें कि आपका ये आवेदन पत्र अब पूरी तरह अच्छी तरह से सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, तब आपको यहाँ पर जांच के उपरांत सबमिट करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया उसके बाद न आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं, न कोई गलती ठीक कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक तभी करें जब आप 100% श्योर हो कि आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है। श्योर होने के बाद ही यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आपने एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया है कि जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें, उसके 3 दिन बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा, आवेदन पत्र डाउनलोड करें। वहाँ से आप अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। इसको आप जमा नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ये जमा करने हेतु नहीं होता, ये जमा करने हेतु नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है संस्था में जमा करने हेतु। तो इस ऑप्शन पर ही आपको डाउनलोड करना होगा। ये ऑप्शन तब मिलेगा यहाँ पर आपको डाउनलोड करने वाला जब आपका
सबमिट हो जाएगा और सबमिट हो जाने के 3 दिन हो जाएंगे। 3 दिन तक स्कॉलरशिप वाले आपका फॉर्म चेक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म था यूपी स्कॉलरशिप। आई होप फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये सारी डिटेल्स अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ पाए हो आप सब कुछ कि फॉर्म कैसे भरना है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनका फॉर्म गलत न भरा जाए। यूपी स्कॉलरशिप की इसी तरह से कोई भी डिटेल लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।